बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी इस लीडर की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमेरिकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, ख़ासतौर पे मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाक़े से पहले। और वहाँ ये दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं। ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्जी शामिल थी, जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबार हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है। लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए। नादरीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों खतरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम खतरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब एक पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा कि मेरी इम्पीचमेंट हो सकती है। और इसकी वजह सिर्फ ये जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब वाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफ़ी शर्मिंदा किया था। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पर हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं। और आज सूरत हाल क्या है, ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी, उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक बरतानिया है, एक जापान है और एक जनूबी कोरिया। इनसे मदद मांगी, चाइना ने साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा जी हमने तो अपने हथियार नहीं भेजे। बरतानिया का स्टेटमेंट भी मुबहम सा है, वो इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वो पहले ही मना कर चुके थे। जापान ने कोई अभी तक जवाब दिया नहीं और कोरिया ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो आप अंदाजा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी, वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे और जो रजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है, इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी, तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया।
लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू ठीक भी हो या जख्मी हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, लेकिन आप कुछ जंग के माहौल में कंफर्म कर नहीं सकते। सामने क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है नेतन्याहू जख्मी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, खासतौर पे एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहां था, ये दावा किया गया। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब, जो ईरानी फोर्सेज हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम नेतन्याहू को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईरानी क़यादत को कत्ल किया इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, तो वो कहते हैं नेतन्याहू को हम नहीं छोड़ेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ईरान की जानिब से आया, वो स्टेटमेंट मैं आपको इसके बाद बताता हूं, लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। खास तौर पे अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो आपके लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे मीडिया के, अगर आपकी रिपोर्टिंग पे हुकूमत को एतराज होगा। हुकूमत को एतराज ये है कि वो उनको लगता है कि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, फैक्ट्स सही तरह बयान नहीं किए जा रहे, बल्कि ईरान की गुड्डी चढ़ाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मीडिया को दबाती है, हर वक्त दबाती है, कभी हुबुल वतनी के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट के, कभी मुकदमात करके, कभी करप्शन के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे, कभी किसी और मामले में ब्लैकमेल करके। तो मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाती है। ऐसे ही वहां पे अमेरिका में ये सिलसिला अब शुरू हुआ। अमेरिकन मीडिया, जिसे एक आज़ाद मीडिया कहा जाता है, देखते हैं वो इसके ऊपर कैसा रद्द-ए-अमल देता है। क्या वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या वो ज्यादा और तेज रिपोर्टिंग कर देते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं कि जनाब ये लो, ये फैक्ट है, हम आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकन मीडिया ने जो फैक्ट्स अब तक बताए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा, और ये सौदा अमेरिका में नहीं बिक रहा कि ये अमेरिका की जंग थी। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में इसराइल की वजह से उतरा है, और डोनाल्ड ट्रंप के उतरने की वजह ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल का खतरा था, और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतरने पर मजबूर किया। अब जो अमेरिकी सहाफ़ी हैं टक्कर कार्लसन, उनका एक स्टेटमेंट आया ऐसे में, उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत मुमकिना तौर पर CIA के मुजरिमाना रेफरल के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि जो टक्कर कार्लसन है उसने जंग शुरू होने से पहले ईरानी रहनुमाओं के साथ कई मुलाकातें और राब्ते किए थे, और जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कार्लसन ये कहता है, ये वो सहाफ़ी है टक्कर कार्लसन जिसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी जंग से पहले, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि मुझे इसकी समझ है, आप फंस जाएंगे, आप ये ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात नहीं मानी, और अब जब ये उसकी मुखालफत करता है, टीवी पर बैठ के फैक्ट्स सामने लेकर आता है, इसको सुना जाता है बहुत ज्यादा अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये शख्स कहता है कि हुकूमत ने उन पर जासूसी की है, उनके पैगामात खुफिया तरीके से पढ़े हैं, और अब उन्हें जिस तरह जुलियन असांज का केस था या जैसे एडवर्ड स्नोडन का केस था, उस तरह से कैद करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया है टक्कर कार्लसन ने। तो अमेरिकी इतने परेशान है, अमेरिकी हुकूमत, और हत्ता के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है कि ये तो इसराइल की जंग थी, आपने अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेल दिया, और अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो खतरे में पड़ गई है। अब एक तरफ मीडिया को धमकियां, एक तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, तो ईरान का रजीम चेंज करते करते अपना रजीम फंसवा लिया। और ट्रंप की जहनी हालत कुछ इस तरह है कि ये एक ट्वीट ट्रंप का अगर आप पढ़े ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। यानी ये BBC ने इसको रिपोर्ट किया है, आपको यहां से ट्रंप की इस वक्त जहनी हालत का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो तैयार नहीं है। ट्रंप ने अहम ईरानी जजीरे खार्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि मजा लेने के लिए शायद हम उसे चंद बार और निशाना बनाएं, मजा लेने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, सेनी कैफियत का आप अंदाजा करें कि वो बमबारी मजा लेने के लिए भी करते हैं। ये एक ऐसी कैफियत में डोनाल्ड ट्रंप आ गया जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा,
अब वो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहादुर हैं, ये देखें हम तो शुगर लगाने के लिए भी बम मार सकते हैं। जो आदमी मजा लेने के लिए बमबारी की बात कर रहा है ना, किसी और टारगेट के अलावा, यानी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा जी बड़ा फन होता है, बड़ा मजा आता है जब हम जहाजों को डबो देते हैं, उनके बंदों समेत समंदर की गहराइयों में गर्क कर देते हैं, बड़ा मजा आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि जजीरे के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे मजा लेने के लिए। तो फिडे वो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। मेरी तरफ से तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और उसे खड़े होकर बार बार सल्यूट मारे, उसकी तारीफें की, उसके जूते पॉलिश किए, जो शख्स ये कहता है कि वो मजा लेने के लिए बमबारी करता है। अब अंदाजा कर लें कि कैसी ज़हनियत है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त और कैसी ज़हनियत है उन लोगों की जो उसको अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों ने अपील की है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आ जाएगी? ये बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। सेनेटर्स इमरान खान साहब के हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, ये सिर्फ अरकान असम्बली को 300-350 बनते हैं और अगर इन सबके साथ 10-10, 12-12 लोग भी हैं तो ये 4-5 हज़ार आदमी हो जाता है। अगर ये वाकई में वहाँ पे आकर एक एक गाड़ी में खुद आ जाए और एक एक गाड़ी अपने साथ ले, एक एक कार को, तो ये 5,000 आदमी अडयाला के बाहर इकट्ठा करना कोई मसला ही नहीं है। ये तो अरकान असम्बली कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज का ऐलान किया था अहमद खान न्याजी ने, मैंने आपसे कहा था कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बारे में असली इत्तलात आ रही हैं। इमरान खान की बहनों ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पेशावर में लॉन्ग मार्च करें, आप स्वाबी में लॉन्ग मार्च करें। भी लॉन्ग मार्च करना है तो फिर आपको इस्लामाबाद की तरफ करना पड़ेगा, या आपको पंजाब में करना पड़ेगा, आपको सिंध में करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान में करना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च करें या एहतजाज करें तो वो तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज है, किसी और के खिलाफ तो एहतजाज नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है खालिद खुर्शीद, उन्होंने एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा जी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बार बार लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा तैयारी करके फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, अगर फिर नाकाम हो जाए तो फिर तैयारी करके फिर 3 माह के बाद लॉन्ग मार्च करना चाहिए, और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती। तो वो चिपके रहे सिस्टम को, जैसे इमरान खान साहब की बहनें चिपक गई हैं सिस्टम को और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब की पार्टी का, इमरान खान साहब के साथियों का, और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वाले सेनेटर्स, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के अरकान का, सूबाई वज़रा का, वज़ीर आला का, इन सब का, और इमरान खान साहब की पार्टी के जो ओहदेदार हैं जिन्हें बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं, इनकी तादाद भी हज़ारों में है। तो इन सब का भी आज इम्तिहान है। इमरान खान की फैमिली ने सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाया, अपने लिए नहीं बुलाया। याद रखिएगा, इमरान खान की बहनों ने ये नहीं कहा कि हमारी ज़ात के लिए आओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे मुकदमात के लिए आओ, उन्होंने कहा जी अपने लीडर के लिए आओ जिसके साथ आप खड़े हैं। तो आओ, आके अपने लीडर को छुड़वाने के लिए कोशिश करो। अब देखते हैं वो आ रहे नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ। ये इतना बड़ा मजाक है और इतना बड़ा लतीफ़ा है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान से उनकी 2 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट मांगी।